मेजर 10 हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका मेजर 9 करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिया जाएगा दोस्तों, सब या तो आपका पूछा जा चुका है या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके कारण और उसके प्रभाव या फिर परिणाम का वर्णन कीजिए, ठीक है। कई बार यहाँ प्रभाव, कई बार परिणाम पूछ लेगा, कुछ भी पूछे सेम चीज़ है। चलिए समझेंगे। तो ये जो हमारा हुआ था युद्ध दोस्तों, वो कब शुरू हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के नाम से। और ये जो है इतिहास का पहला ऐसा महायुद्ध था जिसमें पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसे जो है महान युद्ध कहा जाता है, ठीक है, यानी द ग्रेट वार के रूप में भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया के लगभग सभी बड़े देश ने भाग लिया। यह मुख्य रूप से दो बड़े गुटों यानी दो बड़े ग्रुप में बट के लड़ा गया था, जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र, जिसमें हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका वगैरह आता है, और दूसरा हो गया दूरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की वगैरह, ये दोनों के बीच लड़ा गया था। आधुनिक हथियारों और टैंकों से लड़े गए इस भीषण युद्ध ने न केवल करोड़ों लोगों की जान ली, बल्कि पूरी दुनिया की नक्शा और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए इसके कारण देखेंगे, आखिर कौन कौन सा कारण था जिसके कारण जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार तक होना पड़ा। तो देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध जो है वो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कई सालों से चल रहे यूरोप में चल रही आपसी दुश्मनी थी, ठीक है। इसके कारण ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जिसे हम लोग MAIN इस फॉर्मूला से आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन सा? चलिए, पहला हो गया सैन्यवाद यानी मिलिटेरिज्म, ठीक है, मिलिटराइज्म। यूरोपीय देशों के बीच अपनी सेना और आधुनिक हथियार बढ़ाने की एक अंधी दौड़ चल रही थी। विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो है वो समुद्र पर कब्जा करने यानी नौसेना वगैरह की होड़ वगैरह की जंग छिड़ी हुई थी। हर देश युद्ध के लिए पहले से तैयार बैठा था। तो ये पहला कारण हो गया। चलिए, दूसरा कारण हो गया गुप्त संधियां, ठीक है, यानी अलायंस वगैरह। यूरोप के देश अंदर ही अंदर एक दूसरे से गुप्त समझौते यानी सीक्रेट समझौते वगैरह कर रहे थे। 1914 तक यूरोप दो बड़े दुश्मन गुटों में विभाजित हो चुका था, यानी दो बड़े गुटों में बंट चुका था। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष जो है यह था कि ये दो देशों में लड़ाई होती थी तो बाकी देशों को भी संधि के कारण युद्ध में कूदना पड़ता था। अब संधि किया जाता है यानी ये संधि एक दूसरे देश से किया जाता है कि अगर हमारे यहाँ अटैक होता है, लड़ाई होता है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके यहाँ होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। तो इस कारण से जो है एक पर अगर होता था तो दूसरे को भी युद्ध में कूदना पड़ता था। फिर हो गया हमारा साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के अमीर देशों को कच्चा माल और नए बाजारों की तलाश थी। इसके लिए वे एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश वगैरह बनाने चाहते थे। जमीन और व्यापार पर कब्जे की इस भूख ने महाशक्तियों के बीच गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। यानी उसके लिए औद्योगिक क्रांति के लिए अपना जो है बिजनेस के लिए, कच्चे माल वगैरह के लिए अमीर देशों पर जो है उपनिवेश वगैरह बनाने का, व्यापार वगैरह का, कब्जा का, ये सब का जो भूख था वो सब जो है एक गहरा अविश्वास पैदा किया, जो भी ये भी युद्ध का कारण बना। फिर आगे हो गया उग्र राष्ट्रवाद। उस समय दोस्तों यानी इस समय यूरोप में मेरा देश सबसे सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब बेकार है, ये सोच सबके अंदर फैल चुकी थी, ठीक है। सबके अंदर जो है उग्र राष्ट्र भावना फैल चुकी थी। इसके कारण पड़ोसी देशों के प्रति नफरत बढ़ी। बाल्कन क्षेत्रों में अस्लव जाति के लोग ऑस्ट्रेलियाई समाज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जिसे बाल्टन संकट कहा जाता है। तो ये सभी कारण था, लेकिन जो हमारा तत्कालीन कारण था यानी तुरंत जिसके कारण तुरंत युद्ध शुरू हो गया, वो कारण था दोस्तों सरायेवो हत्याकांड, ठीक है, सरायेवो हत्याकांड। ये यूरोप में बारूद का ढेर पहले से तैयार था, जिसमें चिंगारी लगाने का काम जो है सरायेवो हत्याकांड ने किया। तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड ने अपनी पत्नी के साथ बोर्निया की राजधानी सरायेवो गए थे। उस समय क्या हुआ तो देखिए, वहाँ एक
सर्बियाई राष्ट्रवादी क्रांति ने उन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का सीधा आरोप जो है साइबेरिया देश पर लगाया और उसे धमकी दी। अब साइबेरिया ने ऑस्ट्रिया की बात नहीं मानी तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। और इस हमले से जो है यही सबसे जो है युद्ध शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि सर्बिया को बचाने के लिए रूस आगे आया तो ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी कूद पड़ा। देखते ही देखते गुप्त संधियों के कारण फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह भी युद्ध में शामिल हो गए और ये एक जो है विश्व युद्ध बन गया, यानी वर्ल्ड वार बन गया। तो इस तरीका से जो है हमारा वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। ये सभी कारण था दोस्तों, ठीक है। और ये वर्ल्ड वार होने के बाद इसका क्या परिणाम निकला या फिर क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। तो देखिए प्रभाव जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दूरगामी माना जाता है। 1918 में जर्मनी और उसके साथियों की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। यानी युद्ध समाप्त कब हुआ? जर्मनी हार गया और उसके जो भी साथी देश थे वो सब हार गए और इसका प्रभाव बहुत ही गहरा, बहुत ही दूरगामी माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका राजनीतिक प्रभाव। तो 4 बड़े साम्राज्य का पतन हुआ, जिसमें हो गया कि इस युद्ध ने सदियों पुराने 4 शक्तिशाली राजवंशों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसमें हमारा आता है जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, जो कि ओटोमन साम्राज्य था। इन सभी के राजा वगैरह का शासन जो है उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। फिर है नए देश वगैरह का जन्म हुआ। साम्राज्यों के टूटने से यूरोप का नक्शा बदल गया। पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, यानी नए देश जो है टूट के बने। फिर देखिए अमेरिका का महाशक्तिशाली बनना। युद्ध के कारण ब्रिटेन और फ्रांस आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए थे। तो युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनकर उभरा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फिर देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना। भविष्य में ऐसी विनाशकारी युद्धों को रोकने और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ नाम की एक वैश्विक संस्था बनाई गई, ताकि दुनिया में कोई भी ऐसा अगर लड़ाई वगैरह शुरू होता है तो उसे रोका जा सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है राजनीतिक प्रभाव था। अब देखिए सामाजिक और हमारा आर्थिक प्रभाव क्या था। तो देखिए भयंकर धन जन की हानि, यानी युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग यानी सैनिक वगैरह, नागरिक वगैरह मारे गए और करोड़ों लोग जो है वो घायल हुए। अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई, जिससे यूरोपीय देश जो है वो कर्ज में डूब गया था। तो ये हमारा आर्थिक प्रभाव पड़ा था। फिर है महंगाई और बेरोजगारी दोस्तों। तो कारखाने और खेत नष्ट होने से उत्पादन बंद हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, दुनिया भर में बेरोजगारी फैल गई, जिसने आगे चलकर 1929 की महान आर्थिक मंदी को भी जन्म देने का काम किया। यानी यहीं से जो शुरू हुआ महंगाई वगैरह और बेरोजगारी वगैरह, वहीं से जो है आगे चलकर आर्थिक मंदी भी हुई थी, जो कि 1929 में हुआ था। फिर देखिए महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ। अब क्या हुआ कि जब पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, तब महिलाओं ने कारखाने, दफ्तरों और खेतों में काम संभाला। इससे समाज में उनकी ताकत बढ़ी और युद्ध के बाद कई देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया। अगला जो है दोस्तों नई विचारधाराओं का उदय। तो युद्ध की तबाही के बाद रूस में समाजवाद आया, समाजवाद, जो कि दूसरी तरफ जर्मनी और इटली में जो है लोकतंत्र फैल गया और वहाँ जो है हिटलर जो कि नाजीवादी और मुसोलिनी यानी फासीवाद जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। तो ये सभी जो है प्रभाव पड़ा था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फिर हमारा वर्साई की संधि हुई। युद्ध के बाद विजेता देश जो है वो पराजित देश यानी हारे हुए देश जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। यह कोई शांति का समझौता नहीं था, बल्कि जर्मनी पर थोपी गई एक जबरदस्ती या फिर अपमानजनक संधि थी। ये जर्मनी की सेना को जो है बहुत छोटा कर दिया गया, उसके समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र छीन लिए गए और उस पर जो है भारी जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि वो तो हार चुका था, उसे मानना पड़ रहा था हर बात, ठीक है। इसका महत्व क्या हुआ, ऐतिहासिक महत्व। तो इतिहासकार मानते हैं कि वर्साई की इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के लोगों में बदले की भावना पैदा कर दी और इसी अपमान का फायदा उठाकर हिटलर जो है वो सत्ता में आया
और ठीक 20 साल बाद 1939 में दूसरा वर्ल्ड वार की शुरू हुई। यानी इतिहासकार वगैरह मानते हैं कि यहीं से जो है बदले की भावना आया था जर्मनी में, और यही 20 साल बाद आगे चलकर यही दूसरा वर्ल्ड वार का कारण बना था। चलिए निष्कर्ष देखिए, लिखा है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हमारा हुआ था दोस्तों, यानी प्रथम विश्व युद्ध, इतिहास का ऐसा विनाशकारी मोड़ था जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और भूगोल को बदल दिया। यद्यपि इसका अंत जो है वो शांति के वादों के साथ हुआ, लेकिन विजेता देश वगैरह यानी जो विनर देश था, जो जीता था, वो लालच और वर्साई की संधि में जर्मनी के अपमान के कारण यह शांति जो है वो अस्थायी नहीं रही। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि हथियारों का होड़ और उग्र राष्ट्रवाद हमेशा तबाही की ओर ले जाते हैं, और इसी अधूरी शांति ने आगे चलकर दूसरा विश्व युद्ध का बीज बो दिया, यानी शुरुआत कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा देखेंगे दोस्तों, जो हमारा है कि 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था उसके कारण, स्वरूप एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो 1917 की जो रूसी क्रांति है दोस्तों, वो आधुनिक विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी घटना मानी जाती है। इस क्रांति ने रूस में सदियों से चल आ रहे राजाओं का जो निरंकुश शासक था, यानी जो जबरदस्ती वाला शासन था, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने का काम किया। इतिहास में पहली बार किसी देश में साम्यवाद ठीक है, साम्यवाद की शुरुआत हुई और सत्ता की कमान अमीर राजाओं से छीनकर मजदूर और किसानों के हाथों में आ गई। यानी साम्यवाद यानी सबको बराबर का हिस्सा, इस हिसाब से, ठीक है। महान नेता व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई इस क्रांति ने न केवल रूस का भाग्य बदला, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। यानी जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था, जो भी राजा थे जो कि निरंकुश शासन चलाते थे, तानाशाह शासन चलाते थे, उन सभी को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ जो है पहली बार साम्यवाद की शुरुआत हुई और सत्ता का कमान जो है वो अमीर राजाओं से छीनकर मजदूरों और किसान को हाथों में थोपा गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि रूसी क्रांति के कारण दोस्तों, यानी कौन सा कारण था जिसके कारण ये रूसी क्रांति हुई। तो यह क्रांति किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि जार के कुशासन के खिलाफ जनता के लंबे समय से जो असंतोष चल रहा था, असंतुष्ट थे वो लोग, उसी का ये परिणाम था। तो देखिए जार, तो पहला हो गया जार शासकों की निरंकुशता और अयोग्यता। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय एक अत्यधिक क्रूर, जिद्दी और अयोग्य राजा थे, यानी उसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी। वह राजा के देवीय अधिकारों में विश्वास रखता था और जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहता था। उनकी पत्नी, जिनका नाम था जारीना अलेक्जेंड्रा पर रासपुतीन नाम की एक ढोंगी और भ्रष्ट साधु का गहरा प्रभाव था, जिससे पूरा प्रशासन खोखला हो चुका था। यानी इनका जो है जबरदस्ती अपने हिसाब से काम करना, ये बहुत बड़ा कारण बना था। चलिए दूसरा कारण है वो है किसानों की दयनीय स्थिति। रूस की लगभग 80% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर थी। 1861 में दास प्रथा खत्म होने के बाद भी किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। उनके पास छोटे खेत थे, खेती के साधन पुराने थे और उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया जाता था। वे भूमिहीन मजदूर बनकर रह गए और जमींदारों के खिलाफ लास्ट में उनको काम करना पड़ रहा था। तो ये भी एक कारण बना था रूसी क्रांति का। चलिए अगला कारण है हमारा दोस्तों, वो श्रमिकों का शोषण, यानी मजदूरों का शोषण। तो रूस में औद्योगिक क्रांति देर से आई, लेकिन वहाँ के कारखानों में मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके 12 से 16 घंटे काम लिया जाता था, यानी काम करवाया जाता था। मजदूरी बहुत कम मिलती थी और कारखानों में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम भी नहीं थे। मजदूर अपनी यूनियनों के माध्यम से जार शासन की घोर विरोधी बन गए, यानी उनके विरोध करने लगे। तो ये भी कारण रहा। चलिए अगला कारण है वो है रूसीकरण की नीति, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद। रूसी साम्राज्य में पोल, फिन, यहूदी और उज्बेक जैसे कई गैर रूसी जातियां रहती थी। जार ने इन सभी पर जबरन रूसी भाषा, यानी आपको रूसी भाषा बोलना है, रूसी संस्कृति मानना है, धर्म थोप दिया।
थोप देने का काम किया, यानी रूसी कारण की नीति कहा जाता है इसे, जिससे जो अल्पसंख्यक जनजातियां हैं यानी जातियां हैं वो जार के कट्टर दुश्मन बन गए, यानी जो यहाँ के नहीं थे उन्हें भी जबरदस्ती रूसी भाषा थोप दिया गया, वहाँ की संस्कृति थोप दी गई, धर्म थोप दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हो गया हमारा समाजवाद और विचारकों का प्रभाव। तो कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय और मैक्सिम गोर्की जैसे विचारकों के विचारों ने रूसी जनता को जगाया। मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित होकर रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, जो आगे चलकर दो भागों में बंट गया। पहला हो गया बोल्शेविक यानी बहुसंख्यक क्रांतिकारी नेता लेनिन, और दूसरा हो गया मेंशेविक जो कि अल्पसंख्यक यानी कि सुधारवादी। तो ये दो भागों में बंट गया था हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूस में खुला था। ठीक है, आगे हमारा जो कारण है वो है तत्कालीन कारण, यानी तुरंत ही ऐसा कारण जिसके कारण तुरंत ये हमारा हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये कारण है दोस्तों, वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था, हमने ऊपर पढ़ा। रूस के लिए विनाशकारी साबित हुआ। जार निकोलस द्वितीय ने बिना तैयारी के रूस को युद्ध में झोंक दिया। इस युद्ध में लगभग 17 लाख रूसी सैनिक मारे गए। देश में अनाज की भारी कमी हो गई, चारों तरफ जो है भूखमरी फैल गई थी और सेना ने जार का साथ देना छोड़ दिया। इनसे क्रांति का रास्ता साफ हो गया और उसी से जो है हमारा रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, तो ये सभी कारण रहा था रूसी क्रांति का दोस्तों, जो कि 1917 में हमारा रूसी क्रांति हुआ था। अब चलिए देखेंगे कि क्रांति का स्वरूप। तो देखिए 1917 की जो रूसी क्रांति है उसका स्वरूप बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्रगतिशील माना जाता है। ये जो है इसमें पहला हो गया हमारा 2 चरणों में विभाजन। यह क्रांति एक बार में पूरी नहीं हुई, बल्कि जो है मार्च 1917 की क्रांति, जिसको रूसी कैलेंडर के अनुसार फरवरी का स्वरूप। फिर हो गया बजुआ, मध्यवर्गीय था, जिसने जार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर और अस्थायी सरकार बनाई। ठीक है, यानी उसे जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया और एक टेम्पोररी सरकार बनाने का काम किया। और दूसरा जो क्रांति हुआ था वो नवंबर 1917, जो कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह समाजवादी और सर्वहारा वर्ग की थी, जिसमें लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये 2 चरणों में जो है हमारा ये रूसी क्रांति हुआ था। सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व, तो इतिहास में यह पहली ऐसी क्रांति थी जिसका मुख्य आधार और नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में ना होकर मजदूरों, किसानों और सैनिकों के हाथों में था। ये पहला ऐसी क्रांति थी। चलिए आगे हो गया सशस्त्र और संगठित संघर्ष। यह एक संगठित वैचारिक क्रांति थी। लेनिन ने सोवियत यानी मजदूरों और सैनिकों की परिषदों को संगठित किया और लाल सेना के दम पर एक सोची समझी रणनीति के तहत सत्ता परिवर्तन करने का काम किया। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय और वैचारिक स्वरूप। यह क्रांति जो है केवल रूस की सीमाओं तक लिमिट नहीं रहा, बल्कि इसका आधार जो है वो कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद था, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में पूंजीवादी को खत्म करना था। तो ये हमारा रूसी क्रांति का स्वरूप रहा। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि रूसी क्रांति जो हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या परिणाम रहा। तो इस क्रांति का परिणाम जो है वो बहुत ही व्यापक और दूरगामी माना जाता है, यानी बहुत ही बड़ा और दूरगामी माना जाता है, जिन्होंने वैश्विक राजनीति की रुख बदल देने का काम किया। क्या हुआ? तो देखिए सोवियत संघ जो हमारा है यूएसएसआर का उदय हुआ। रूस में जार शासन और राजशाही को हमेशा के लिए इसका अंत हो गया। रूस दुनिया का पहला समाजवादी देश बन गया, जिसे बाद में सोवियत संघ नाम दिया गया था। ठीक है, ये मतलब परिणाम रहा। दूसरा परिणाम रहा कि नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, निजी संपत्ति और जमींदार प्रथा को खत्म कर दिया गया। भूमि का राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों में बांट दिया गया। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। तो ये सभी हमारा चेंजेस हुआ था, ये परिणाम हुआ था। चलिए तीसरा परिणाम है वो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर होना। सत्ता में आते ही लेनिन ने युद्ध को समाजवादी बताते हुए बंद कर दिया।
मार्च 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ बेस्ट लिकोस्केव की संधि की और भारी नुकसान सहकर भी खुद को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया ताकि देश का नवनिर्माण किया जा सके, यानी देश को फिर से जो है खड़ा किया जा सके। ठीक है, यानी वहाँ से जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है पीछे हट गया था जर्मनी, सॉरी रूस। ठीक है, चलिए आगे हमारा वैश्विक स्तर पर समाजवाद का प्रसार। तो इस क्रांति ने दुनिया भर के मजदूर और शोषितों को एक नया हौसला दिया। एशिया और यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे देशों में आगे चलकर जो क्रांतियां हुई उनकी प्रेरणा भी जो है वो यहीं से यानी रूसी क्रांति से ही मिली थी। तो ये परिणाम रहा दोस्तों। अगला परिणाम है कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का बल। सोवियत संघ की घोषणा की कि वह दुनिया भर की गुलाम देशों को स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करेगा, जिससे भारत सहित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कि उपनिवेशवाद विरोधी लड़ाइयाँ वगैरह को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। फिर दुनिया जो है उसको दो गुटों में बांटना पड़ा, दुनिया का दो गुटों में बंटना, जिसमें शीत युद्ध की नींव रखी गई। इस क्रांति ने दुनिया को वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ जो था वो अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवाद गुट था और दूसरी तरफ जो था वो सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवाद गुट। इस टकराव ने आगे चलकर शीत युद्ध को जन्म देने का काम किया। तो ये सभी परिणाम निकला था हमारा 1917 का जो रूसी युद्ध था वो दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते, लिखा है 1917 का रूसी क्रांति ने रूस की निरंकुश राजशाही को खत्म कर दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की, जिसने राजाओं के स्थान पर देश की कमान गरीबों और मजदूरों किसानों के हाथों में सौंपा, जिसने दुनिया भर के शोषित लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की एक नई प्रेरणा देने का काम किया था, ये रूसी क्रांति। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पेरिस शांति सम्मेलन का संक्षिप्त वर्णन करना, यानी इसके बारे में आपको जो भी पूछे आपको ये लिख देना। ठीक है, चलिए देखेंगे, आंसर समझेंगे। तो बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 के बीच, इसके समाप्ति के बाद 18 जनवरी 1919 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐतिहासिक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो एक शांति सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसका नाम जो है पेरिस में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसीलिए इसका नाम जो है पेरिस शांति सम्मेलन पड़ा। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो युद्ध से जो तबाह हो चुके यूरोप वगैरह जो था उसका पुनर्गठन करना और दुनिया में जो है अस्थायी शांति वगैरह स्थापित करना। हालांकि इस सम्मेलन में जो पराजित देश था यानी जो हारा हुआ देश था जैसे कि जर्मनी वगैरह, उसको शामिल नहीं किया गया। इसमें सिर्फ वैसे देश को लिया गया था जो जीता था। ठीक है, यानी जो विनर था, जो विजेता देश था, उसी का एक मंच ये मान सकते हैं आप, जहां उन्होंने अपने स्वार्थ के हिसाब से दुनिया का नया नक्शा और भविष्य तय करने का काम किया। यानी ये पेरिस शांति सम्मेलन में जो हारा हुआ देश था उसे नहीं लिया गया, जो जीता हुआ देश था सिर्फ उसी को लिया गया और साथ ही साथ अपने स्वार्थ के हिसाब से इसमें दुनिया का नक्शा, नया नक्शा और भविष्य तय किया गया था इस सम्मेलन में। चलिए आगे देखेंगे कि मुख्य मार्गदर्शन सिद्धांत जो कि विल्सन के 14 सूत्र बोले जाते हैं। देखिए कई बार जो है इसे अलग से पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 नियम रखे जो इस सम्मेलन का मुख्य आधार बना था। उसमें से जो हमारा मुख्य है वो देखेंगे। देखिए पहला हो गया हमारा कि गुप्त संधियों पर रोक, यानी भविष्य में देशों के बीच जो समझौते होते हैं वो खुले होने चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए, यानी सबको पता चल सके, सीक्रेट नहीं होने चाहिए। फिर हो गया समुद्रों की स्वतंत्रता, युद्ध और शांति दोनों समय में समुद्रों पर सभी देशों का समान अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपना सामान ले आ जा सके, ऐसा ना हो कि समुद्र वगैरह पर कब्जा हो। फिर है हथियारों की होड़ पर लगाम, वैश्विक शांति के लिए सभी देश अपने हथियारों और सेना को कम करेंगे और उस पर जो है कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र में था। चलिए आगे हो गया कि निर्णय का अधिकार, हर क्षेत्र की जनता को अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सभी
और पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। वैश्विक संस्था का निर्माण, विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। तो ये सभी विल्सन का जो है 14 सूत्र में जो मुख्य शामिल थे वो था। चलिए आगे देखेंगे कि महाशक्तियों के बीच वैचारिक टकराव हुआ। सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य रूप से 3 बड़े नेताओं द्वारा लिए गए, जिनके विचारों में गहरा अंतर भी था, यानी अलग अलग विचारों के कारण अलग अलग गहरा अंतर भी था। पहला हो गया वुडो विल्सन, जो कि अमेरिका का था। यह एक आदर्शवादी नेता थे जो पराजित देशों से बदला लेने के बजाय एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते थे ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। यानी ये जो चाहते थे कि सबका भला हो, ठीक है, यानी आगे कभी जो है ऐसा युद्ध ना हो, ये चाहते थे। लेकिन वहीं हमारा जॉर्जेस कैल्यूमेसु जो फ्रांस के थे, यह अत्यंत कठोर और व्यवहारिक नेता थे। फ्रांस को युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए वे जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरीके से कुचल देना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे। तो ये अलग अलग सोच था। फिर हो गया हमारा डेविड लॉयड जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन के थे। इनका दृष्टिकोण बीच का था, यानी ये जर्मनी को सजा देना भी चाहते थे लेकिन उसे पूरी तरीके से नष्ट करने के पक्ष में नहीं थे, ताकि यूरोप का व्यापार वगैरह चलते रहे। यानी इनमें से अगर देखा जाए तो विल्सन ही सबसे अच्छे थे। तो इस तरीका से महाशक्तियों के बीच जो है वो टकराव हुआ। सम्मेलन के तहत की गई प्रमुख संधियां, और इस सम्मेलन में जो है बहुत सारी संधियां की गई थी। तो इस सम्मेलन में जो है दोस्तों वो पराजित देशों के साथ अलग अलग कठोर संधियां की गई, जो है वर्साय की संधि, जो कि 28 जुलाई 1919 में हुआ था। यह पराजित जर्मनी के साथ की गई सबसे महत्वपूर्ण और अपमानजनक संधि मानी जाती है। इसके तहत जर्मनी पर युद्ध का दोष मढ़ा गया था, यानी आप ही के कारण युद्ध हुआ ऐसा जर्मनी पर दोष दे दिया गया, ब्लेम दे दिया गया, भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को लिमिट कर दिया गया। तो ये इस संधि में हुआ था। फिर दूसरा संधि है वो है सेंट जर्मेन की संधि। यह ऑस्ट्रिया के साथ की गई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को 2 अलग देशों में तोड़ दिया गया था। तीसरा संधि हो गया नेवली की संधि दोस्तों, ये बुल्गारिया के साथ की गई थी, जिससे जो है उसके कई क्षेत्रों को छीन लिए गए थे। फिर अगला संधि हो गया हमारा ट्रियानॉन की संधि। यह हंगरी के साथ की गई सैन्य और क्षेत्रीय संधि थी। फिर हमारा हो गया सेर्वे की संधि, जो कि 1920 में हुआ था। यह तुर्की जो हमारा ओटोमन साम्राज्य है उसके साथ की गई थी, जिसने विशाल तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी अलग कर दिया। इसी के विरोध में भारत के खिलाफत आंदोलन का भी शुरू हुआ था, यानी खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो ये सभी जो है प्रमुख संधियां की गई थी उस सम्मेलन में, यानी पेरिस शांति सम्मेलन में। पेरिस शांति सम्मेलन के प्रभाव और इसकी कमियां, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसमें क्या क्या कमी रह गई थी। तो देखिए प्रतिशोध की भावना थी। विजेता राष्ट्र जो था यानी फ्रांस वगैरह, उनको जो है न्याय के बजाय बदले की भावना में काम किया, जिससे जर्मनी की जनता में घोर असंतोष फैल गया। यानी ये सब ये नहीं चाहता था कि शांति रहे, ये सब चाहता था हमें प्रतिशोध लेना। उसे जो है ब्लेम कर दिया, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया, ठीक है, जर्मनी के ऊपर। फिर हो गया राष्ट्र संघ का जन्म। तो सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की घोषणा की गई, लेकिन अमेरिका खुद इसका हिस्सा नहीं बना, जिससे यह संस्था जो है शुरू से ही कमजोर रही, यानी अमेरिका इसका हिस्सा बना ही नहीं। फिर आगे हो गया यूरोप के मानचित्र का बदलना। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की के साम्राज्यों के मलबे से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और फिनलैंड जैसे नए देश वगैरह का जन्म हुआ, यानी यूरोप का मानचित्र पूरी तरीके से बदल गया। फिर है तानाशाही शक्तियों का उदय। वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में जो कंगाली और राष्ट्रीय अपमान फैला, उसी के फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर, यानी जो हिटलर थे वो, उनकी नाजी पार्टी का उदय हुआ वहाँ, ठीक है। उसी का फायदा उठाकर वो जो है अपना साम्राज्य वहाँ स्थापित किया, ठीक है, जर्मनी में। दूसरे विश्व युद्ध का नींव। इस सम्मेलन ने पूरी समस्याओं को सुलझाने की बजाय कई नई सीमा विवादों को जन्म दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस सम्मेलन की अदूरदर्शिता के कारण ठीक 20 साल बाद
दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। तो ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष लिखा है कि पेरिस शांति सम्मेलन दुनिया को अस्थायी शांति देने में पूरी तरीका से नाकाम रहा। यद्यपि इसका अंत जो है वो राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ हुआ था, लेकिन जो विजेता देश था उनके लालच और वर्सराय की संधि में जर्मनी की घोर राष्ट्रीय अपमान के कारण यह शांति जो है वो केवल 20 साल तक ही टिक सकी। उसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इस सम्मेलन की प्रतिशोध वाली नीतियों ने पुरानी समस्याओं को सुलझाने के बजाय अनजाने में दूसरा विश्व युद्ध के बीज को बो देने का काम किया। तो ये हमारा पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में था और ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेरिस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये कई बार पूछा गया, ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। विल्सन की भूमिका पूछ लेगा तो आपको ये जरूर कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता थे। जहां फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश पराजित जर्मनी से बदला लेकर उसे बर्बाद करना चाहते थे, वहीं जो हमारा विल्सन थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि न्याय और समानता के आधार पर दुनिया में हमेशा के लिए शांति स्थापित करना। ये इनका जो है उद्देश्य था विल्सन का। वे इस सम्मेलन में एक ऐसे शांति दूत के रूप में शामिल हुए जो दुनिया को युद्धों से बचाना चाहते थे। वो चाहते थे शांति का और समानता का जो है वो सम्मेलन हो, वो सब जो है संधि किया जाए। तो देखिए आगे देखेंगे विल्सन के 14 सूत्र। तो विल्सन ने जनवरी 1918 में ही विश्व शांति के लिए 14 नियम वगैरह या फिर 14 रूल वगैरह दुनिया के सामने रखे। पेरिस सम्मेलन की अधिकांश बातचीत इन्हीं सूत्रों के इर्द गिर्द घूमती रही। इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन सा प्रमुख सिद्धांत है वो देखिए। पहला हो गया गुप्त संधियों पर रोक। विल्सन का मानना था कि युद्ध का सबसे बड़ा कारण होता है सीक्रेट समझौते, इसलिए भविष्य में देशों के बीच सभी संधियां जो है वो खुले और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए, कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा हो गया समुद्रों की स्वतंत्रता। युद्ध हो या शांति, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों और व्यापारिक रास्ते पर सभी देशों का समान अधिकार होना चाहिए, सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो था दोस्तों वो था हथियारों की होड़ पर लगाम। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सभी देश अपनी सेना और घातक हथियारों को कम से कम स्तर पर लाएगा और साथ ही साथ उसको कंट्रोल बनाए रखेगा। तो ये सभी 14 सूत्र में शामिल थे। फिर हो गया आत्मनिर्णय का अधिकार। यह विल्सन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था। इसका अर्थ था दोस्तों कि हर जाति या क्षेत्र की जनता को अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्र सरकार और राष्ट्र चुनने का हक मिलना चाहिए। फिर हो गया राष्ट्र संघ का निर्माण। विल्सन का सबसे बड़ा सपना एक ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनना था जो सभी छोटे बड़े देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी दे सके। तो ये सभी जो है विल्सन की 14 सूत्रों के प्रमुख कुछ सिद्धांत थे। चलिए आगे देखेंगे। सम्मेलन में विल्सन का अन्य नेताओं से क्या क्या टकराव हुआ, क्या क्या बच्चक हुआ, मतभेद हुआ। तो देखिए पेरिस सम्मेलन में विल्सन के आदर्शवाद का सामना जो है वो यूरोप के पुराने नेताओं की प्रतिशोध और स्वार्थ की नीति से हुआ, जिसके कारण भयंकर टकराव वगैरह भी पैदा हुआ। जैसे देखिए फ्रांस से टकराव। फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसु जर्मनी को पूरी तरीका से तबाह कर देना चाहते थे। विल्सन ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि जर्मनी का घोर अपमान करने से भविष्य में बदले की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए जो है विल्सन इसका कड़ा विरोध करते थे। फिर हो गया समझौतों के लिए विवश होना। फ्रांस और ब्रिटेन के नेता अपने स्वार्थ के लिए अड़ गए। विल्सन को डर था कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो सम्मेलन टूट जाएगा और उनका राष्ट्र संघ बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए विल्सन को मजबूरी में जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाने और उससे क्षेत्र छीनने जैसे कठोर शर्त वगैरह की सहमति देनी पड़ गई। यानी अगर उनका कहना था कि अगर हम नहीं माने तो फ्रांस और ब्रिटेन है वो यहाँ से उठ के चल जाएगा, सम्मेलन टूट जाएगा। इसलिए उन्हें जो है
मानना पड़ा था बात, इसलिए जर्मनी पर जो है जुर्माना लगाना पड़ा था, उनसे जो है क्षेत्र वगैरह छीनने का कठोर शर्त वगैरह की सहमति देनी पड़ी थी। आगे देखेंगे कि विल्सन की सबसे बड़ी सफलता क्या रही। तो देखिए उसकी सफलता में पहला है दोस्तों कि चार्टर को पास करना। तमाम राजनीतिक खींचतान और विरोध के बावजूद विल्सन अपनी जिद पर अड़े रहे और पेरिस सम्मेलन के समझौते में राष्ट्र संघ का निर्माण नियम कानूनों को शामिल करने में सफल रहा। फिर दूसरा हो गया इतिहास का पहला प्रयोग। जनवरी 1920 में स्थापित यह संगठन आधुनिक विश्व इतिहास में वैश्विक शांति और देशों के आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाने का पहला संस्थागत प्रयास था। यह पूरी तरीका से विल्सन के दिमाग की उपज ही थी। तो ये सभी जो है उसकी सफलता रही थी। चलिए आगे देखेंगे कि विल्सन की नीतियों की असफलता, यानी कौन कौन सी नीति थी जो असफल रही। तो विल्सन के विचार बहुत ही महान थे, लेकिन वे वास्तविकता के धरातल पर पूरी तरीका से सफल नहीं हो सके, जिसके प्रमुख वजहें निम्नलिखित थी। ये सभी कारणों से उनकी कुछ नीति जो है वो असफल रही। पहला हो गया खुद के देश यानी अमेरिका का असहयोग। विल्सन की सबसे बड़ी विफलता और शासदी यह थी कि जब वे राष्ट्र संघ का प्रस्ताव लेकर अमेरिका लौटे तो अमेरिकी संसद जो कि सीनेट है, सीनेट ने इसे पास करने से मना कर दिया, यानी राष्ट्र संघ को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अमेरिका वैश्विक विवादों से दूर रहना चाहता था, इसलिए जिस राष्ट्र संघ को विल्सन ने बनाया, अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बना। फिर दूसरा जो असफलता रहा वो रहा दोस्तों कि कमजोर राष्ट्र संघ। अमेरिका के बिना राष्ट्र संघ जो है वो शुरू से ही बहुत ही कमजोर संस्था बनकर रह गया, जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इसी कमजोरी के कारण आगे चलकर यह हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को रोकने में नाकाम रहा, यानी रोक नहीं पाया। चलिए आगे है कि सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल। विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भी केवल विजेता देशों के स्वार्थ के हिसाब से लागू किया गया। पराजित देश जो कि हमारा जर्मनी और ऑस्ट्रियाई आबादी को जबरन दूसरे नए देशों में शामिल कर दिया गया, जिससे भविष्य में नए सीमा विवाद पैदा हो चुके थे या फिर हो गए। तो ये सभी रहा था हमारा विल्सन का योगदान, समझ सकते हैं आप। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है दोस्तों, वुड्रो विल्सन एक महान दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना करके दुनिया को वैश्विक शांति और सहयोग का एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। हालांकि मित्र राष्ट्रों के लालच और खुद अमेरिका के असहयोग के कारण उनके आदर्श पूरी तरीका से सफल नहीं हो सके। यदि विल्सन के सिद्धांतों को ईमानदारी से लागू किया गया होता तो पराजित देशों में बदले की भावना पैदा नहीं होती और दुनिया का जो दूसरा विश्व युद्ध है वो भी नहीं होता शायद। तो ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि राष्ट्र संघ की उपलब्धियों एवं असफलताओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग समझेंगे। आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाश के बाद भविष्य में ऐसे भयानक युद्धों को रोकने के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के विचारों पर यह आधारित था। इस संस्था का उद्देश्य था कि दुनिया के देशों के बीच होने वाले विवादों को बातचीत से सुलझाना और विश्व को शांति बनाए रखना, यानी दुनिया को शांति बनाए रखना, और जो भी विवाद वगैरह होगा उसे बातों से सुलझाना। इतिहास में पहली बार दुनिया के देशों ने मिलकर शांति के लिए एक ऐसा कोई वैश्विक मंच तैयार किया था। चलिए आगे इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। तो देखिए लिखा है कि राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, कई बार देखिए उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, तो हमने उद्देश्य भी ले लिया। तो इसका क्या क्या उद्देश्य था, कि क्यों ये लागू किया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उद्देश्य था। दुनिया के देशों के बीच होने वाले विवादों और युद्धों के बजाय बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाना, तो ये उद्देश्य था। आगे कि हथियारों की होड़ पर रोक, वैश्विक सुरक्षा के लिए सभी देशों की सैन्य शक्ति और घातक हथियारों को कम करना और उस पर कंट्रोल बनाए रखना। फिर हो गया संधियों का पालन, पेरिस शांति सम्मेलन में की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ईमानदारी से लागू करवाना। और अगला उद्देश्य है दोस्तों वो है वैश्विक सहयोग।
दुनिया भर के शिक्षा, स्वास्थ्य और मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए काम करना। तो ये सभी उद्देश्य रहा था हमारा राष्ट्र संघ का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि राष्ट्र संघ की प्रमुख उपलब्धियां या फिर आप इसकी सफलताएं भी आप लिख सकते हैं। तो 1920 से 1930 के दशक के दौरान राष्ट्र संघ ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों मंचों पर कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। तो चलिए दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहला हम लोग पहले देखेंगे राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जिसमें हमारा हो गया ऑलैंड द्वीप विवाद जो कि 1920 में हुआ था। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच ऑलैंड द्वीप को लेकर एक युद्ध जैसी स्थिति थी। राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता की और यह द्वीप फिनलैंड को दे दिया, जिससे स्वीडन ने शांति से स्वीकार भी कर लिया, यानी ये सफल रहा। चलिए आगे हो गया अपर सिलेसिया विवाद जो कि 1921 में हुआ था। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच इस औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था और राष्ट्र संघ ने वहां जनमत संग्रह यानी वोटिंग करवाया और क्षेत्र को दोनों देशों में शांतिपूर्वक जो विभाजित कर दिया, यानी दोनों देशों में शांतिपूर्वक तरीके से बांट दिया। फिर अगला हो गया हमारा दोस्तों पेरू और कोलंबिया विवाद जो कि 1932 में हुआ था। दक्षिण अमेरिका के इन दो देशों के बीच लेतिसिया क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद था, यानी बॉर्डर का विवाद था, जिसे राष्ट्र संघ ने सूझबूझ से सुलझाया और युद्ध वगैरह टाल देने का काम किया। और आगे हमारा हो गया ग्रीस और बुल्गारिया विवाद जो कि 1925 में हुआ था दोस्तों। तो ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। राष्ट्र संघ ने तुरंत दखल देकर ग्रीस को अपनी सेना हटाने पर मजबूर किया और जुर्माना लगाया, यानी युद्ध वगैरह को रोकने का काम किया। तो ये हमारा राजनीतिक जो तरीका था वो था दोस्तों। चलिए दूसरा देखेंगे राजनीतिक उपलब्धि, आप समझ सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया गैर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसका काम। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना हुई। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए मजदूरों के काम के घंटे तय किए गए, न्यूनतम मजदूरी और बाल मजदूरी वगैरह पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक कानून बनाए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया गया। तो राष्ट्र संघ के स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में मलेरिया, कुष्ठ रोग यानी लिप्रोसी और टाइफाइड जैसी महाबीमारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम भी किया। चलिए आगे हो गया शरणार्थियों की मदद। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण बेघर हुए लाखों युद्ध बंदियों और शरणार्थियों को उनके घर पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने का भी ये राष्ट्र संघ जो है वो काम किया था। फिर है कि अवैध व्यापार पर रोक, महिलाओं और बच्चों की तस्करी तथा अफीम और अन्य नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़े नियम वगैरह भी बनाने का राष्ट्र संघ काम किया था। तो ये सभी जो है प्रमुख उपलब्धियां या फिर सफलताएं जो है वो राष्ट्र संघ की मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे कि राष्ट्र संघ की कुछ असफलताओं के बारे में दोस्तों। तो 1930 के दशक के बाद जब शक्तिशाली और तानाशाह देशों ने आक्रामक नीतियां अपनाई तो राष्ट्र संघ पूरी तरीका से असहाय और असफल साबित हुआ, जिसमें से देखिए जापान के मंचूरिया पर आक्रमण जो कि 1931 में हुआ था। जापान ने चीन के समृद्ध प्रांत मंचूरिया पर जबरन कब्जा कर लिया। चीन की शिकायत पर राष्ट्र संघ ने केवल जापान को निंदा की, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सका। गुस्से में जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता तोड़ देने का काम किया। तो यह असफलता रही। दूसरा असफलता वो है दोस्तों इटली का एबिसिनिया यानी इथियोपिया पर आक्रमण जो कि 1935 में हुआ था। तो इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने अफ्रीका के गरीब देश इथियोपिया पर हमला कर उसे गुलाम बना लिया। राष्ट्र संघ जो है वो इटली पर केवल छोटे आर्थिक प्रतिबंध लगा पाया, जो कि बेअसर साबित हुआ। तो ये भी असफल रहा। चलिए फिर हो गया हमारा जनीवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन की विफलता, जो कि 1932 से 34 मानी जाती है। तो हथियारों को कम करने के लिए आयोजित यह सम्मेलन पूरी तरीका से फेल रहा, क्योंकि जर्मनी ने समानता न मिलने के कारण इसका बहिष्कार कर दिया। फिर अगला असफलता है दोस्तों वो है कि हिटलर की आक्रामक नीति,
जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाते हुए ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। राष्ट्र संघ मुख्य दर्शक बना रहा और अंततः 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करते हुए दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि राष्ट्र संघ की अंतिम विफलता मानी जाती है। तो ये सभी जो है असफलता रही थी राष्ट्र संघ की। लेकिन असफलता क्यों रहा, आखिर क्या कारण से असफल रहा? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण था वो था कि अमेरिका का शामिल ना होना। सबसे बड़ी विफलता यह थी दोस्तों कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने इसे बनाया, अमेरिकी संसद ने विरोध करने के कारण अमेरिका खुद उसका सदस्य नहीं बना। बिना अमेरिका का यह संस्था जो है वो शुरू से ही कमजोर थी, तो ये भी असफलता का कारण रहा। दूसरा हो गया अपनी सेना का अभाव। राष्ट्र संघ के पास तानाशाहों को रोकने के लिए अपनी कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं थी। यह कार्रवाई के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे महाशक्तियों पर निर्भर था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण डूल-मूल रवैया अपनाया, यानी इधर उधर मिल जाना। तो ये रवैया अपनाया जिसके कारण ये असफल रहा। फिर हो गया महाशक्तियों का स्वार्थ। ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्र संघ का उपयोग विश्व शांति के लिए कम और अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए ज़्यादा किया। उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। फिर हमारा हो गया दोस्तों आगे कारण वो था कि दोषपूर्ण नियम। राष्ट्र संघ की असेंबली में किसी भी निर्णय के लिए सर्वसम्मति यानी सभी देशों की सम्मति अनिवार्य थी। यदि एक भी देश विरोध कर देता था तो फैसला रुक जाता था। तो ये सभी कारणों से जो है असफल रहा था राष्ट्र संघ। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि राष्ट्र संघ बड़े देशों की लालच, अपनी सेना की कमी और अमेरिका के असहयोग के कारण दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में भले ही असफल रहा, लेकिन सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां सराहनीय है। यह संस्था पूरी तरीक़ा से व्यर्थ नहीं गई। इसकी कमियों से सीख लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी अधिक मजबूत और सफल संस्था का निर्माण किया गया था। तो ये हमारा राष्ट्र संघ की प्रमुख उपलब्धियां, असफलता, ये सभी चीज हमने देख ली है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि इटली में फांसीवादी के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर आपको पूछ लेगा, कई बार आपको ये ना पूछ के पूछ लेता है कि मुसोलिनी का उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको दोनों में से जो भी पूछे आपको आंसर ये लिखना है। चलिए हम लोग देखेंगे, आंसर समझेंगे। तो देखिए पहला आंसर दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति में जो बड़े बदलाव आए उनमें इटली के बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी का उदय सबसे प्रमुख माना जाता है। यह एक ऐसी उग्र राष्ट्रवादी और तानाशाही विचारधारा थी जो लोकतंत्र और समाजवाद को पूरी तरीका से विरोध करती थी। युद्ध के बाद इटली में फैली आर्थिक कंगाली, राजनीतिक अस्थिरता और वर्साई की संधि में मिले राष्ट्रीय अपमान के कारण वहां ऐसी परिस्थितियां बनी जिसने मुसोलिनी को सत्ता का एकमात्र मालिक यानी तानाशाह बना दिया था। यानी सीधा समझिए कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये हारा नहीं रहता तो यही सब हार वगैरह के कारण जो उस समय की वहाँ स्थिति बनी थी वही सबको देखते हुए मुसोलिनी जो है वो यहाँ का अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तानाशाह मालिक बन गया। चलिए आगे देखेंगे। इटली में फांसीवादी के उदय के कारण यानी कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण फांसीवादी का उदय हुआ या फिर मुसोलिनी का उदय हुआ। तो देखिए इटली में फांसीवादी के उदय के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। पहला है पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि का राष्ट्रीय अपमान। तो इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बहकावे में आकर भाग लिया था, क्योंकि उसे बड़े क्षेत्र जैसे कि ट्रोटिनो, ट्राइस्टे और अफ्रीका में उपनिवेश का लालच दिया गया, इसलिए वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। लेकिन 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया और उसे जो है बहुत ही कम क्षेत्र मिले। इससे इटली की जनता और सैनिकों को गहरा राष्ट्रीय अपमान महसूस हुआ। वे अपनी
लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर समझने लगे। मुसोलिनी ने इसी असंतोष का फायदा उठाया और जनता से बदला लेने का वादा किया। तो ये हमारा कारण रहा। दूसरा कारण है कि युद्ध के बाद भयंकर आर्थिक संकट। तो युद्ध के कारण इटली की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीका से बर्बाद हो चुकी थी। देश पर भारी कर्ज वगैरह चढ़ गया था, बढ़ गया था। युद्ध से लौटे लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए और आवश्यक जो भी वस्तुएं थी उनकी कीमतें जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इस आर्थिक कंगाली के कारण जनता में भूखमरी फैल गई और वे मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो ये भी कारण रहा जिसके कारण मुसोलिनी का उदय हुआ या फिर हमारा फांसीवादी का उदय हुआ। चलिए तीसरा कारण है दोस्तों साम्यवाद का डर। तो 1917 की रूसी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इटली के मजदूर और किसान भी जो है वो समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों की ओर आकर्षित हो रहे थे। कारखानों में हड़तालें और जमीनों पर कब्जा जो है वो आम बात बन चुकी थी, आम हो गया था। ठीक है, इटली के अमीर जमींदार, उद्योगपति और मध्यम वर्ग रूसी जैसे कम्युनिस्ट क्रांति से डरे हुए थे। मुसोलिनी ने खुद को साम्यवाद का कट्टर दुश्मन घोषित कर दिया। साम्यवाद यानी जिसमें सभी का सम्मान अधिकार हो, उसका एक कट्टर दुश्मन घोषित कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला? तो अमीर उद्योगपति और पूंजीपति ने मुसोलिनी को भारी वित्तीय सहायता दी ताकि वे कम्युनिस्टों को कुचल सके। फिर अगला कारण है दोस्तों वो है राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर लोकतंत्र। युद्ध के बाद इटली में कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पा रहा था। 1919 से 1922 के बीच इटली में कई गठबंधन सरकारी बनी और गिरी। सरकारें इतनी कमजोर थी कि वे देश में कानून व्यवस्था और आर्थिक संकट को संभालने में पूरी तरीका से नाकाम रही। तो जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरीका से भरोसा उठ गया था और वे जो है एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश में थे जो देश में व्यवस्था कायम कर सके। तो उसी समय जो है मुसोलिनी का उदय हुआ। तो ये सभी कारण रहा था। चलिए अगला कारण है कि सैनिकों में असंतोष दोस्तों। तो युद्ध समाप्त होने के बाद इटली की सेना ने लाखों सैनिकों को निकाल दिया गया। सरकार ने उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण जो सैनिक वगैरह है वो संतुष्ट नहीं थे। वे पूर्व सैनिक समाज में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वे बेहद ही गुस्से में थे। मुसोलिनी ने इन नाराज सैनिकों को संगठित किया और अपने फांसीवादी ढाल की रीढ़ की हड्डी बनाया, यानी उसे जो है एक ढाल के जैसा उपयोग किया। तो ये सभी कारण रहा दोस्तों फांसीवाद के उदय का। चलिए आगे देखेंगे कि मुसोलिनी का प्रभाव व्यक्तित्व, यानी उसके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कूटनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हो गया कि महान वक्ता के रूप में। तो मुसोलिनी एक अत्यंत चालाक राजनीतिज्ञ और जादुई वक्ता था। वह अपने भाषणों से जनता में जोश भर देने का काम करता था। दूसरा इसका जो व्यक्तित्व है वो है दोस्तों कि रोमन गौरव का वादा। तो उन्होंने यानी उसने इटली की जनता को प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को वापस दिलाने का सपना दिखाया। चलिए अगला हो गया कि काली कमीज दल। उसने अपने समर्थकों का एक अर्धसैनिक संगठन बनाया जिसे ब्लैक शॉर्ट्स कहा जाता था। वे लोग बल प्रयोग और हिंसा के दम पर विरोधियों को डराते थे और कुचलने का काम करते थे। चलिए आगे जो है वो है दोस्तों रोम मार्च। इटली की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में अपने हजारों सशस्त्र समर्थकों के साथ रोम मार्च किया। कमजोर राजा विक्टर इम्यूनेल तृतीय डर गया और उसने गृह युद्ध से बचने के लिए मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। सत्ता में आते ही मुसोलिनी ने धीरे धीरे सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया और इटली का एकमात्र तानाशाह घोषित कर दिया खुद को। ठीक है, तो ये सभी उनके व्यक्तित्व माने जाते हैं या फिर उनकी जो है कूटनीति मानी जाती है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है इटली में फांसीवादी का उदय, वर्साई की संधि में मिले अपमान, आर्थिक कंगाली और कमजोर लोकतांत्रिक सरकार की विफलता का सीधा परिणाम था। मुसोलिनी ने जनता की इस निराश और उग्रवादी राष्ट्रवाद की भावना का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।
यद्यपि उसने शुरुआत में देश में अनुशासन लाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी इसी तानाशाही और आक्रामक नीतियों ने अंततः इटली को दूसरे विश्व युद्ध में महाविनाश में झोंक देने का काम किया। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लेगा फांसीवादी के कारण, यानी इटली में फांसीवाद का कारण, या फिर आपको पूछ लेगा मुसोलिनी के उदय के कारण। तो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां है, यह है दोस्तों कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। और इसी में आपको पूछ लेता है हिटलर के उदय के कारण, तो ये भी पूछ लेता है। दोनों में से जो भी पूछे दोनों का आंसर सेम है, हिटलर का उदय पूछ ले या फिर आपको नाजीवादी के उदय के बारे में पूछ ले। तो देखिए आंसर हमारा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सबसे विनाशकारी घटना जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी का उदय था। यह एक ऐसी उग्र राष्ट्रवादी, नक्सलवादी और तानाशाही विचारधारा थी जो लोकतंत्र, साम्यवाद और यहूदियों की कट्टर विरोधी थे। युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन वर्साई की संधि में मिले राष्ट्रीय अपमान, जो कि 1929 की भयंकर आर्थिक मंदी और चारों तरफ फैली बेरोजगारी का कारण जर्मनी जनता पूरी तरीका से निराश हो चुकी थी। तो हिटलर ने इसी जनता का निराश और गुस्से का फायदा उठाकर बड़ी चतुराई से, यानी बहुत ही चालाकी से जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहां का जो है वो तानाशाह राजा बन गया, ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण देखेंगे तो जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद की सत्ता में आने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण उत्तरदायी थे। कौन कौन सा कारण है? पहला हो गया वर्साई की संधि या फिर का राष्ट्रीय अपमान। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1929 में जो विजेता मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी थी, तो ये भी कारण रहा था। इस अपमानजनक संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराया गया। उसके समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र वगैरह यानी अल्सेस लोरेन वगैरह छीन लिए गए और उस पर जो है भारी युद्ध का जुर्माना भी लगाया गया ब्लेम करते हुए। जर्मनी की सेना को घटाकर केवल 1 लाख कर दिया गया। जर्मन जनता इस राष्ट्रीय अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बदला लेना चाहती थी। हिटलर ने जनता की इसी भावना को भड़काने का काम किया और वहां का तानाशाह राजा बन गया, तानाशाह सरकार बन गया, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, दूसरा कारण है दोस्तों वो है वाइमर गणराज्य यानी लोकतांत्रिक सरकार की विफलता। युद्ध के बाद जर्मनी में बनी लोकतांत्रिक सरकार वाइमर गणराज्य ने वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्तक्षेप किया, यानी सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, ठीक है। इस कारण जर्मन जनता और सेना उसे एक कमजोर और गद्दार सरकार मानती थी। यह सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आर्थिक संकट को संभालने में पूरी तरीका से नाकाम रही, जिससे जनता का लोकतंत्र से पूरा भरोसा उठ चुका था। तो ये सभी भी कारण था दोस्तों। चलिए अगला तीसरा कारण है वो है 1929 की भयंकर वैश्विक आर्थिक मंदी। तो 1929 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने जर्मनी को पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई, कारखाने ठप हो गए, जर्मनी में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोग जो है ब्रेड खरीदने के लिए नोटों से भरे बैग लेकर जाते थे। इस कंगाली और भुखमरी के दौर में जनता को हिटलर के वादे से उम्मीद की किरण दिखाई दी, इसलिए उन्होंने जो है हिटलर का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी यहाँ की जनता। चलिए आगे अगला कारण था वो था दोस्तों साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव और डर। आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के मजदूर और गरीब लोग रूस की तरह साम्यवादी क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। जर्मनी के अमीर पूंजीपति, बड़े जमींदार और मध्यम वर्ग साम्यवाद के इस बढ़ते हुए प्रभाव से बेहद डरे हुए थे। हिटलर ने खुद को साम्यवाद का सबसे बड़ा रक्षक या फिर दुश्मन घोषित कर दिया, बड़ा रक्षक और दुश्मन घोषित कर दिया। इसका परिणाम क्या रहा? तो जर्मनी के बड़े उद्योगपति ने नाजी पार्टी को भारी वित्तीय सहायता यानी पैसा वगैरह दिया और इससे जो है हिटलर का सपोर्ट किया। चलिए आगे हो गया हमारा कि यहूदी विरोधी भावना का फायदा उठाना।
जर्मनी के बैंकिंग, व्यापार और मीडिया के बड़े हिस्से पर यहूदियों का बड़ा कब्जा था, जबकि आम जर्मन नागरिक मंदी में पीस रहे थे। हिटलर ने बड़ी चालाकी से यहूदियों को जर्मनी की हार और आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। उसने आर्य नस्ल का श्रेष्ठता का नारा दिया, जिसने जर्मन जनता के भीतर छिपी नफरत को नाजीवादी की ताकत बना दिया। और ये सभी कारण था हमारा, जो कि जर्मनी में नाजीवादी के उदय के कारण, या फिर आप बोल सकते हैं कि हिटलर का उदय का कारण। तो देखिए, हिटलर की जादुई और कूटनीति, यानी इसका कूटनीति के बारे में देखेंगे तो अद्भुत वक्ता था वो। तो एडल्फ हिटलर एक बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली और जादुई वक्ता था। जब भी वह भाषण देता था तो जनता सम्मोहित हो जाता था, ठीक है, यानी उसके विचार में जो है वो आ जाता था। लोकलू भावन वादे, यानी उसने युवाओं को रोजगार, वार्षे की संधि को फाड़ फेंकने और जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस लौटाने का वादा किया, जिससे लोग जो हैं उनका समर्थन करने लगे। सशस्त्र बल, जिसमें एसए और एसएस, हिटलर ने ब्राउन शॉर्ट्स यानी ऐसे नाम की एक निजी सेना बनाई, जो कि हिंसा और डराने धमकाने के दम पर राजनीतिक विरोधियों को कुचल देती थी। फिर हमारा हो गया प्रचार तंत्र। हिटलर के प्रचार मंत्री जैसॉफ गोएबल्स ने रेडियो, पोस्टरों और बड़ी रैलियों के जरिए हिटलर को जर्मनी का एकमात्र रक्षक या फिर फ्यूरेर बनाकर पेश करने का काम किया। अंततः जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और देखते ही देखते उसने खुद को देश का सर्वोच्च तानाशाह घोषित कर दिया, वहां का राजा घोषित कर दिया। तो ये सभी उदय के कारण परिणाम रहा दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय वार्से की संधि के अपमान और आर्थिक कंगाली का सीधा परिणाम था। हिटलर ने जनता के गुस्से का फायदा उठाकर सत्ता हासिल की, लेकिन उसकी उग्र तानाशाही और आक्रामक नीतियों ने अंततः पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के महाविनाश में झोंक देने का काम किया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि दूसरा विश्व युद्ध हमारा हो गया था, जो दूसरा विश्व युद्ध के प्रमुख कारण और इसके परिणाम का या फिर प्रभाव का वर्णन करना है। तो चलिए देखेंगे। तो ये हमारा युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। दूसरे विश्व युद्ध जो है वो इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी महासंग्राम था। यह मुख्य रूप से 2 बड़े गुट, जो कि हमारा मित्र राष्ट्र, जिसमें हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ वगैरह, और जो दूसरा हो गया धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान वगैरह के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्से की संधि में मिली अपमान और हिटलर जैसे तानाशाहों के लालच के कारण शुरू हुए इस युद्ध ने करोड़ों लोगों की जान ली और पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देने का काम किया। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा। तो दूसरा विश्व युद्ध होने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो देखेंगे। तो यह युद्ध किसी एक तत्कालीन घटना के परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे 20 सालों की दोषपूर्ण वैश्विक नीतियां वगैरह थी। कौन कौन सा कारण था? तो पहला देखिए आपका जो हो गया वो वार्से की संधि की कठोरता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जो विनर देश था, जो विजेता देश ने जर्मनी पर अत्यंत अपमानजनक वार्से की संधि थोपी थी। जर्मनी के समृद्ध क्षेत्र छीन लिए गए और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मन जनता इस अपमान को भूल नहीं सकी और उसके भीतर एक बदले की भावना सुलगती रही। तो ये भी कारण रहा। दूसरा कारण रहा वो है दोस्तों कि तानाशाहों का उदय, जिसमें हमारा नाजीवादी और फांसीवादी का उदय। तो वार्से की संधि से पैदा हुई कंगाली और अपमान का फायदा उठाकर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जो कि नाजीवादी और इटली में हमारा बेनिटो मुसोलिनी जो कि फांसीवादी जैसे क्रूर तानाशाह सत्ता में आए। इन तानाशाहों ने उग्र राष्ट्रवाद और युद्ध की नीति को बढ़ावा दिया, तो ये भी कारण रहा। चलिए अगला कारण है वो है राष्ट्र संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए बनाई गई संस्था राष्ट्र संघ पूरी तरीका से असफल साबित हुआ। इसके पास
अपनी सेना नहीं थी और अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं था। यह संस्था हिटलर और मुसोलिनी की आक्रामक नीति वगैरह को रोकने में नाकाम रही थी। ठीक है, चलिए अगला हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीतियां। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो कि साम्यवाद के डर से हिटलर की शुरुआती साम्राज्यवादी मांगों को चुपचाप स्वीकार करते रहे, जैसे कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का कब्जा। इस डूलमूल नीति से हिटलर के हौसले को और भी बढ़ा दिया था। तो ये सभी कारण रहा था दोस्तों हमारा। चलिए आगे हो गया कि जापान का उग्र सैन्यवाद। तो सुदूर पूर्व एशिया में जापान एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बनना चाहता था। उसने चीन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया। चलिए आगे जो हमारा तत्कालीन कारण रहा था वो क्या कारण था। तो देखिए जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने बिना किसी चेतावनी के पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की सुरक्षा की गारंटी देने का कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ जो है हमारा दूसरा विश्व युद्ध वो आधिकारिक रूप से ये शुरू हो चुका था। तो ये सभी जो है हमारा कारण रहा था दूसरा विश्व युद्ध का। अब चलिए जो दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो उसका क्या कारण, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम रहा, वो हम लोग देखेंगे। तो 6 वर्ष तक ये चला था विश्व युद्ध। ठीक है, ये 6 वर्ष तक चले। इस युद्ध का अंत जो है वो अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद हुआ। इसका परिणाम जो है बहुत ही दूरगामी माना जाता है। चलिए देखेंगे राजनीतिक परिणाम। तो जर्मनी, इटली और जापान की हार। तानाशाह शक्ति हिटलर और मुसोलिनी का पूरी तरीका से अंत हो गया। जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के चारों हिस्से में विभाजित करके आपस में बांट लिया गया। यूरोपीय शक्ति का पतन हुआ। सदियों से दुनिया पर जो राज करने वाले ब्रिटेन और फ्रांस आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरीका से कमजोर हो गए और वैश्विक राजनीति पर उसका नियंत्रण भी, कंट्रोल भी जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दोस्तों 2 नई शक्तियों का उदय हुआ। तो युद्ध के बाद रंगमंच पर 2 महाशक्ति उभरी। पहला हो गया पूंजीवादी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा हो गया साम्यवाद का नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ वगैरह। तो देखिए फिर हमारा हो गया शीत युद्ध की शुरुआत हुई इससे। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और कूटनीतिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि पूरी दुनिया 2 विरोधी गुटों में बंट गई, जिसने अगले 45 सालों तक चलने वाले शीत युद्ध को जन्म दिया, जो कि 45 साल तक चला था। फिर अगला परिणाम जो रहा दोस्तों वो है उपनिवेशवाद का अंत और नए देशों का आज़ादी। तो यूरोपीय देशों के कमजोर होने के कारण एशिया और अफ्रीका के गुलाम देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को मजबूती मिली। इसी के परिणाम स्वरूप भारत 1947, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे कई देश वगैरह भी आज़ाद हुआ था। फिर अगला परिणाम हमारा हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। तो राष्ट्र संघ की कमियों को दूर करते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो आज भी विश्व शांति बनाए रखने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो राजनीतिक परिणाम था। चलिए आगे देखेंगे आर्थिक और सामाजिक परिणाम, जिसमें हमारा पहला हो जाता है दोस्तों अभूतपूर्व जनहानि। इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ यानी कि 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए। इनमें आधे से अधिक आम नागरिक थे। हिटलर द्वारा यहूदियों का किया गया नरसंहार मानव इतिहास का सबसे क्रूरतम सामाजिक कलंक बना। फिर अगला हमारा जो रहा परिणाम दोस्तों वो है आर्थिक तबाही। तो युद्ध में शामिल देशों के खेत, कारखाने, रेलवे और बुनियादी ढांचे जो है वो पूरी तरीका से बर्बाद हो गए। दुनिया भर में भूखमरी, गरीबी और महंगाई वगैरह फैल गई। हो गया परमाणु युग का शुरुआत भी हो गया। अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के सफल प्रयोग ने दुनिया को एक नए और विनाशकारी परमाणु युग में धकेल दिया, जिससे वैश्विक सुरक्षा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। तो ये सभी जो है परिणाम रहा था। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि दूसरा विश्व युद्ध
इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश था जिसने पुराने साम्राज्यों को खत्म कर दुनिया को परमाणु युग में धकेल देने का काम किया। इस युद्ध की भयंकर तबाही से सीख लेकर ही विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसने यह साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल केवल शांतिपूर्ण बातचीत से ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपका मेजर 10 सिर्फ 8 प्रश्न लिए हैं और ये 8 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो इसी में से आपका जितने भी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 आपको जो अटेंड करने वो आपका इसी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।